नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और अब वक्त हो चला है अपना प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का। और खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं। प्रोटोकॉल जारी हुआ है दिल्ली आने का। यूपी सदन जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। भारतीय जनता पार्टी आलाकमान से करेंगे मुलाकात। भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली में मौजूद हैं। आज दिल्ली में बड़ी बैठक हो सकती है जानकारी के अनुसार। तो प्रोटोकॉल जारी हुआ है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली आने का कार्यक्रम सामने आ चुका है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह भी दिल्ली में मौजूद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आलाकमान से मुलाकात करेंगे। बहरहाल किन किन मुद्दों को लेकर मुलाकात होती है, किन विषयों को लेकर चर्चा की जाती है, तमाम चीजों पर नजर रहेगी। लेकिन आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं लखनऊ से। हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनूप, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं, क्या उनका पूरा कार्यक्रम है? किन चीजों को लेकर चर्चा आज दिल्ली में हो सकती है? बैठक है, पहले वो यूपी सदन जाएंगे। यूपी सदन के बाद केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात होगी। एक लंबी बैठक चलने वाली, क्योंकि उत्तर प्रदेश के संगठन और सरकार के बीच कैसे सामंजस्य बनाना है। और अभी आपने देखा होगा पिछले चुनाव में, चाहे खतौली की बात करें या फिर मैनपुरी की बात करें, तो इन सब चीजों को लेकर आगामी चुनाव से मद्देनजर कैसे रणनीति अपनानी है। और खासकर चुनाव के मामले जब बात करते हैं तो अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। और यही वजह है, मुझे लगता कि केंद्रीय नेतृत्व साथ में बैठेगा तो आगे की लड़ाई कैसे लड़नी है। खासकर इस उत्तर प्रदेश में पासवान समाज को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व ने एक सलाह दी थी कि पासवान समाज को कैसे जोड़ा जाए, ताकि उत्तर प्रदेश में 2024 की जो लड़ाई है वो ज्यादा से ज्यादा सीटें आए। हालांकि 80 सीटों का लक्ष्य रखा है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो आगे आने वाले चुनाव की रूपरेखा कैसे तैयार की जाए, क्या और भी कुछ जो योजनाएं हैं उसको लेकर से जनता के बीच पे जाने की जरूरत है, या फिर जो संगठन लगातार काम कर रहा है संगठन को और क्या अपडेट करने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा लोग जनसंपर्क के और साथ ही साथ केंद्रीय नेतृत्व की जो योजनाएं हैं केंद्र की या फिर राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक कैसे पहुंचे। अगर कहीं बीच में नहीं पहुंच पा रही तो उसके लिए संगठन साथ देगा या फिर जो सरकार इसके मामले में संज्ञान लेगी। तो इन सब चीजों को लेकर गहनता से बातचीत होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। साथ ही जानकारी ये भी मिल रही कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। निश्चित रूप से जब बैठक होगी तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर उत्तर प्रदेश विकास को लेकर तमाम चर्चाएं होंगी। और अभी फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी होने वाली है, उसको लेकर भी केंद्रीय नेतृत्व, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे, तो निश्चित रूप से कई ऐसे जो बातें हैं वो केंद्रीय नेतृत्व उस बारे में चर्चा करेगा। उसके बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश में उस पर फोकस किया जाएगा। और जब भी कोई चुनाव आने से पहले या फिर कोई बड़ा जब उत्तर प्रदेश के बात पे जब चर्चा होती है तो निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व उस पर संज्ञान लेता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वहां पर मौजूद रहते हैं। और साथ ही साथ भाजपा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद रहते हैं। मुझे लगता है आज जो बैठक होने वाली काफी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के उस पे मामले में चर्चा होगी तो फिलहाल बैठक के बाद जानकारी मिलेगी कि क्या क्या बैठक में पॉइंट रखे गए थे, किन किन बातों पर चर्चा हुई है और उत्तर प्रदेश में क्या कुछ और अपडेट होने वाला है। विकास के साथ साथ संगठन में कुछ बदलाव होंगे या फिर आगे आगामी जो चुनाव है उसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लड़ने वाली है। अनूप, बीजेपी की अपनी पहचान है, काम करने का एक अलग तरीका है जो कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों को पछाड़ देता है, किसी भी प्रकार के चुनाव क्यों ना हो। अक्सर देखने को मिलता है कि लगातार वक्त वक्त पर भारतीय जनता पार्टी बैठक करती रहती है, फीडबैक लेती रहती है तमाम राज्यों के साथ भी।
उत्तर प्रदेश के संदर्भ में समझे तो यूपी को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है केंद्र की सत्ता के लिए, और जिस तरह से 2019 में जो परिणाम सामने आए थे वो भी कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा करते हैं। देखा जाए आगामी जो राजनीतिक घटनाक्रम है, चाहे बात करें लोकसभा चुनाव की या फिर जिस तरह से निकट में स्थानीय निकाय चुनाव भी संभवतः होने वाले हैं बहुत जल्द, कानूनी लड़ाई पेच से किस तरह से तारीखें निकलकर सामने आती हैं जरूर देखना होगा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली आने के आखिरकार मायने किस तरह से निकाले जा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से बात साफ है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली के लिए बुलाया है और साथ ही साथ संगठन के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद रहेंगे, तो आगामी आने वाले चुनाव की महत्वपूर्ण है, किसलिए माना भी जा रहा है क्योंकि ये शहर की सरकार है। शहर की सरकार चुनाव के बाद बहुत कुछ जो दिशा निर्देश दे देगा आगे की कैसे हालात होने वाले हैं, 2024 की लड़ाई में कितनी मेहनत करने की जरूरत है, वो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको आईना दिखाएगा यह चुनाव। तो निश्चित रूप से उसी को लेकर कहीं ना कहीं जो बैठक में इस बारे में चर्चा होगी कि अभी जो उपचुनाव हुआ है उसमें हालात को देखते हुए आगामी चुनाव है, हाल ही में उपचुनाव हुए हैं और आने वाले वक्त में भी कई चुनाव होने वाले हैं, इन तमाम चीजों को देखें तो काफी महत्वपूर्ण है सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा। आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली से स्पर्श शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जरा जानकारी के लिए। स्पर्श, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं, क्या कुछ कार्यक्रम को लेकर तैयारियां, कितना महत्वपूर्ण उनका पूरा दौरा? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर आने वाले हैं और अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली वो पहुंचते हुए नजर आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए वो भी दिल्ली दौरे पर जो है बने हुए हैं और कुछ दिनों में योगी आदित्यनाथ का ये दूसरा दिल्ली दौरा देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और साफ तौर पर बात करें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करते हुए नजर आ सकते हैं। संगठन के विषय में चर्चा जो है वहां पर होती हुई नजर आ सकती है और उसके साथ साथ चूंकि निकाय चुनाव आने वाले समय में होने वाले हैं, एक सुनवाई जो है कोर्ट में चल रही है, वो सुनवाई कब खत्म होती हुई नजर आएगी या फिर उस सुनवाई से किस तरीके की चीजें निकलकर सामने आती है, उसके आधार पर रणनीति कहीं ना कहीं जो है दिल्ली दौरे के दौरान जो है बनाई जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, बीजेपी लगातार लोकसभा चुनाव के संदर्भ में जो बड़ी तैयारी है वो करती हुई कहीं ना कहीं जो है नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है जो है, वहां से सबसे ज्यादा सीटें जो है निकलकर सामने आती है। बीजेपी एक बड़े प्लान पर कहीं ना कहीं जो है अपनी रणनीति जो है बनाती हुई नजर आ रही है। जो कमजोर सीट्स हैं बीजेपी की निगाह में, वहां पर किस तरीके से बड़े नेताओं की जो जिम्मेदारी है वो लगाई जा सकती है, इस तमाम चीजों को लेकर जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है दिल्ली दौरे पर आने वाले हैं और खासतौर पर इस दिल्ली दौरे के दौरान क्या आने वाले समय में संगठन में जो बदलाव होंगे उसको लेकर चर्चा होती हुई नजर आएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे दमखम के साथ जो उतरना चाहती है। ऐसे में किसी प्रकार का बदलाव क्या आने वाले समय में देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, जो दिल्ली में बैठ के होती हुई नजर आएंगी, उस पर जो है नजर जो है बनाए रखनी होगी। लेकिन फिलहाल अगर बात करते हैं तो अभी सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनसे योगी आदित्यनाथ जो है मुलाकात करते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली के दौरे पर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अनूप कुमार सिंह लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अनूप, बीजेपी बड़ा प्लान तैयार करती है, अक्सर देखने के लिए मिलता है, जिस तरह से कहा जाता है बीजेपी को लेकर कि वो चुनाव मशीन है, लगातार चुनाव को लेकर एक्टिव रहती है, तमाम उसके जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं सक्रिय रहते हैं चुनावों को लेकर। 2024 की तैयारियों के संदर्भ में देखा जाए तो किस तरह से चर्चा की संभावनाएं नजर आ रही हैं, क्या और संगठन में बदलाव को लेकर भी किसी प्रकार की चर्चाएं क्या चल रही हैं? देखिए, बीजेपी संगठन की जहां तक बदलाव की बात करें तो ये जनवरी फरवरी के बाद जो संगठन का कार्यकाल खत्म हो रहा है, निश्चित रूप से नए कार्यकाल का जो कार्यकारिणी का गठन होगा उसमें तमाम बदलाव हो सकते हैं और उम्मीद भी जताई जा रही है, जो अंदर खाने से सूचनाएं मिल रही कि तमाम बदलाव हो सकते हैं। लेकिन वो बदलाव किस स्तर पर होंगे फिलहाल ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन जहां चुनाव की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की जब तैयारी करती है वो सबसे निचले स्तर यानी बूथ स्तर पर जाकर तैयारी करती है और अपने बूथ स्तर को जब मजबूत कोई पार्टी करती है तो ऑटोमेटिक उसका चुनाव बेहतर होता है और परिणाम भी अच्छे ही आते हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो चुनाव में जीत हासिल करती है और लगातार जीत भी रही है, उसको लेकर एक बार पूरे संगठन के साथ साथ और आज जो बैठक होने वाली है उसमें कल आपने देखा होगा, जिक्र करेंगे, कल जो शाम को बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की थी, उसमें एक मुद्दा बहुत बड़ा उठाया था। उन्होंने कहा था कि इसमें लेपर धर्मांतरण को लेकर कोई खबरें ना आए, उस पर जरूर ध्यान दिया जाए। तो ये सब तमाम जो चीजें हो सकता है आज केंद्रीय नेतृत्व के साथ जो बैठक हो उसमें इस बात को चर्चा भी हो
उत्तर प्रदेश में किस तरीके से उस काम करना है, संगठन को किस तरीके से तालमेल बिठाना है और संगठन क्या कुछ सरकार की योजनाओं को जनता तक कैसे पहुंचाया जा सके, क्योंकि संगठन ही एक ऐसा माध्यम है पार्टी का होता है जो सरकार की योजनाएं चाहे केंद्र की हो या फिर राज्य सरकार की हो वो जनता तक पहुंचाते हैं, अपनी बात वहां पर तक पहुंचाते हैं। तो ये सब चीजें कैसे तालमेल किया जाए और आगामी चुनाव में किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, क्या उत्तर प्रदेश में अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है, माहौल कैसा रहना चाहिए, और कल भी मीटिंग में कानून व्यवस्था से लगाकर तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं किस तरीके से, और ठंड को लेकर जनता किसी प्रकार के चाहे कोहरा या फिर शीतलहर को लेकर कोई जनता पर कोई कठिनाई न पड़े किसी प्रकार की, तो जिला प्रशासन से लगा के पुलिस विभाग तक भी सबकी जिम्मेदारी कल तय कर दी गई है कि उत्तर प्रदेश के हालात को यही वजह है कि ये जो पूरा दौरा है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइए, फौरन हाजिर होंगे। एक सूटकेस में 4 सूटकेस का सामान क्यों भरना? स्मार्ट लगेज फेस्टिवल है ना, जहां ब्रांडेड लगेज पर है फ्लैट 70% ऑफ 31 दिसंबर तक। जल्दी कीजिए। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं जनता टीवी और खबरों में आगे बढ़ते और रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करा दें, लखनऊ से निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर लगातार हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई जारी है और जो कानूनी लड़ाई है वो लगातार इस पूरे मुद्दे पर लड़ी जा रही है। आपको बता दें कि सुनवाई लगातार जारी है। आज सुबह 10 बजे से मामले पर सुनवाई होनी है और जो भी होती हुई नजर आ रही है। शीतकालीन छुट्टी के बावजूद भी इस मुद्दे को सुना जा रहा है। और लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप, बेहद ही महत्वपूर्ण दिन लगातार चल रहे हैं निकाय चुनाव के संबंध में, एक के बाद एक सुनवाई देखने के लिए मिल रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन, कोई ऐसा समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। आज की सुनवाई किस तरह से महत्वपूर्ण है, क्या कुछ आज के पहलू हैं जिनको लेकर सुनवाई होनी है? और देखिए, लगातार निकाय चुनाव को लेकर सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है। आज भी सुनवाई, चूंकि आज ज्यादातर मामला चूंकि काफी पेंडिंग था और लगातार सुनवाई होती आ रही है। आज बाकी की कोर्ट है कब लगेगी, लेकिन ज्यादा सुनवाई आज निकाय चुनाव पर होगी। और आपने भी देखा भी होगा किस तरीके से जो हाईकोर्ट हर पहलू पर संज्ञान लेकर के सुनवाई कर रहा है, हर पहलू को गंभीरता से देख रहे हैं और लगातार उस पर जिरह भी चल रही है। आज की सुनवाई चूंकि आज से शीतकालीन जो छुट्टी भी होने वाली है और कल हाईकोर्ट ने एक जिरह के दौरान ये बात कही थी कि छुट्टी में भी इस मामले को सुना जाएगा 24-25 तारीख तक। तो यानी कहीं न कहीं कोर्ट कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा है इस मामले को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आरक्षण सूची को लेकर किस तरीके से तैयार करनी है, उसके बाद एक याचिका दायर हुई। याचिका के बाद लगातार सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे। उसमें चाहे एफिडेविट की बात करें, सरकार ने दाखिल किया एफिडेविट की 2017 के हिसाब से आरक्षण की सूची तैयार की गई है। अब कोर्ट हर एक पहलू पर की जो ओबीसी जो आयोग है उसकी क्या रिपोर्ट है, अल्पसंख्यक आयोग की क्या रिपोर्ट है, क्या उसको जो सूची तैयार की गई है इसमें शामिल किया गया है, या फिर जनहित याचिका में तमाम जो आरोप लगाए गए हैं कि जो आरक्षण की सूची बनाई गई है वो ठीक नहीं है, उसमें तमाम घपलेबाजी है। अब कोर्ट आज उस पर सुनवाई करेगा। चूंकि आज काफी लंबी इस मामले पर बहस होने वाली है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है आज इस मामले पर कहीं न कहीं कोर्ट तह तक पहुंचेगी। हो सकता है आज इस मामले पर कोई फैसला सुना दे। फिलहाल जिरह का समय 10 बजे से था, लेकिन अभी थोड़ी देर में जो इस पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। निश्चित रूप से दोनों पक्ष है, सरकार के पक्ष से अधिवक्ता भी वहां पर मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ जो जनहित याचिका दायर की वो भी वहां पर। अब इस मामले पर जिरह के बाद पता लगेगा कि क्या कुछ हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान बातें कही है या फिर क्या कुछ निर्देश दिया है, क्या इस जो आरक्षण की सूची है पुनरीक्षण की जरूरत है, एक बार फिर से सुधार की जरूरत है, या फिर इसी जो आरक्षण की सूची इस पर चुनाव होंगे। फिलहाल
जब आयोग ने इस सूची को जब जारी किया था उसके बाद 7 दिन का समय मांगा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां अपनी बिल्कुल। बात को अब देखना है कि आखिरकार आज की सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, चूंकि इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है तमाम राजनीतिक दलों की ओर से, तमाम प्रत्याशियों की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पूरे देश में कोरोना एक बार फिर कहर बनकर टूट रहा है। लगातार मामलों में वृद्धि देखी गई है। केंद्र सरकार समेत राज्य सरकार भी इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना से लड़ने के लिए कई योजनाएं तैयार की हैं। इसी मामले पर केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने जनता टीवी से खास बातचीत की। देश भर में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ रही है। केंद्र सरकार समेत राज्य सरकार इस पर सख्ती से कदम उठा रही हैं और इसको रोकने के लिए अपने पुरजोर प्रयास कर रही हैं। इस पूरे मसले को बात करने के लिए कि कोरोना की किस तरह से यूपी सरकार रोकथाम कर रही है और केंद्र सरकार इसमें किस तरह से बढ़ चढ़कर राज्यों को निर्देश दे रही है, इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं BL वर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। सर, अभी हाल ही में सुबह योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों के साथ बैठक ली है, किस तरह की तैयारी है आपकी? देखिए, कोविड जब आया था तो पूरे देश में ही नहीं दुनिया में जिस तरह की त्राही मची थी, मैं कह सकता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई और आज हम कह सकते हैं कि हम और देशों से बहुत ही बेहतर स्थिति में निकल करके आए और कोरोना को मात देने का काम किया है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपील की है और चूंकि जिस तरह से कोरोना के केस दुनिया के कई देशों में निकल करके बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, सतर्कता बहुत आवश्यक है। तो हम सबको सावधान भी रहने की आवश्यकता है। सैनिटाइजर, मास्क की भी हमें ज़रूरत के हिसाब से उसका प्रयोग करते रहना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम निश्चित इस कोविड को मात देने का काम करेंगे। लेकिन चूंकि अपील की है जनता से और जनता माननीय प्रधानमंत्री की अपील पर पूरी तरह से ध्यान देती है, पालन करती है और मैं कह सकता हूं माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहले की तरह से फिर से हम कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। पिछली बार हमने देखा था एक बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में हमने कोरोना को देखा था और बहुत ज़्यादा नुकसान उस समय हुआ था, बहुत सारी जानें गई थी, अस्पतालों के हालात उतने दुरुस्त नहीं हो पाए थे। अब किस तरह की तैयारियां अस्पतालों में हमें दिखेंगी सरकार की तरफ से? देखिए, जिस समय कोरोना बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था और उस समय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही जनता के हित में कठोर निर्णय लॉकडाउन लगाने का लिया था। उस समय हमारे पास टेस्ट के लिए लैब नहीं थे, हमारे पास सैनिटाइजर नहीं था, हमारे पास मास्क नहीं थे, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं थे, हमारे पास बेड नहीं थे। उन लॉकडाउन के दौरान हमने उसकी पूरी व्यवस्था करने का काम किया और कोरोना से लड़ाई लड़ने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने देश के उन वैज्ञानिकों के लिए जिन्होंने पहली बार इतनी जल्दी वैक्सीन बनाने का काम किया। भले ही समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जैसे लोग उस वैक्सीन की मखौल उड़ाने का काम कर रहे हो कि ये तो मोदी वैक्सीन है, ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, लेकिन उस वैक्सीन को लगाने के लिए माननीय मुलायम सिंह यादव ने भी उनके बात को नहीं माना, वैक्सीन लगवाने का काम किया। स्वयं उन्होंने भी वैक्सीन लगवाई और देश की जनता ने जिस तरह से वैक्सीन को लगवाने में रुचि और हमारा जो स्वास्थ्य विभाग का तंत्र था नीचे तक, उन्होंने इस वैक्सीन को लगाने का जो काम किया, आज 220 करोड़ के आसपास हम वैक्सीन के टीका हम लगा चुके हैं। उसके बाद हमारा बूस्टर डोज भी पूरी तरह से लगा है। तो वैक्सीन के कारण से हम बहुत आज मजबूत स्थिति में हैं और हम कह सकते हैं कि कोरोना भले ही पैर पसार रहा है, लेकिन हम देश में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसे लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने जो अपील की है और जनता का जो सहयोग मिलेगा उससे हम कोविड की लड़ाई को जीतने का काम करेंगे। सर, एक पलायन बहुत बड़ा मसला उस वक्त रहा था जब लोगों ने पलायन करा था और यूपी में बसों के लिए भी कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आई थी। प्रियंका गांधी ने बहुत सारे सवाल उठाए थे। उस तरह का कुछ निपटने के लिए सरकार ने पहले से प्रिपेयर है? हमारी केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार दोनों पूरी तरह से मुस्तैदी से तैयार है। जो भी चीजें आएंगी और हम जनता के हितों में जो करने का काम होगा पूरी तरह से मुस्तैदी से करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, नया साल का इतना करीब है और उसके बाद ये पैंडेमिक, आपका क्या कुछ संदेश है देश की जनता को? हाँ, नई वर्ष अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष हमारा आ रहा है। मेरे लिए तो सारे त्योहार भी आ रहे हैं और पूरे देशवासियों के लिए, प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए मैं अपनी ओर से सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये हमारे साथ
BL वर्मा जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर से कहना था कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस पर काम करेंगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ केशव पांचाल, जनता टीवी, दिल्ली। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, वो आपने जाना। खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक बड़ी खबर से आपको अपडेट करा दें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून के दौरे पर हैं। दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। 24 टॉपर छात्र छात्राओं को एकेडमिक अवार्ड भी यहां पर सौंपे जाएंगे रक्षा मंत्री की ओर से। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का देहरादून दौरा, दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोपहर 12 बजे समय बताया जा रहा है इस पूरे कार्यक्रम का। और देहरादून से हमारे सहयोगी विशाल गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं जरा जानकारी के लिए। विशाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून के दौरे पर हैं, दीक्षांत समारोह में वो शिरकत करेंगे। कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और कितनी देर में रक्षा मंत्री पहुंचेंगे? जो है केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं, उनकी तैयारियां उनको लेकर के पूरी कर ली गई हैं। यहाँ पर तमाम पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है सुरक्षा के लिहाज से, और लगभग 12 बजे का समय है। हालांकि कुछ ही समय में जो रक्षा मंत्री हैं वो पहुंच जाएंगे यहाँ पर। और बताया जा रहा है कि 5 ऐसे PhD होल्डर छात्र हैं जिनको PhD की उपाधि दी जाएगी। साथ ही 12 टॉपर्स को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा और 13 से 16 बच्चे ऐसे हैं जिनको डिग्री भी प्रदान की जाएगी। तो आज बेहद खास प्रोग्राम रहने वाला है। राजनाथ सिंह आ रहे हैं और तमाम जो मंत्री है, चाहे उत्तराखंड के और या फिर मुख्यमंत्री है, प्रदेश अध्यक्ष है, वो तमाम भी वहां पर मौजूद होंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। तो हो सकता है कि दीक्षांत समारोह के बाद बीजेपी की भी एक बैठक वहां पर सुनिश्चित हो। विशाल, यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के अलावा भी कोई और कार्यक्रम रक्षा मंत्री के क्या पहले से तय हुए हैं? इसको लेकर कोई अपडेट? देखिए, इसको लेकर के अभी बीजेपी की ओर से या फिर केंद्र की ओर से अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। सिर्फ और सिर्फ आज जो उनका प्रोग्राम है, हालांकि वो दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए आ रहे हैं क्योंकि काफी मानते हैं वो यहाँ के कॉलेज को, और जब यहाँ की बात आती है तो हमेशा राजनाथ सिंह का एक अलग लगाव रहता है उत्तराखंड से। तो वो हमेशा ही यहाँ के जो प्रोग्राम है या फिर इस तरह की यहाँ की जो संस्कृति है उससे जुड़ने के लिए हमेशा यहाँ पर आते रहे हैं। और इस बार भी जब राम हिमालयन इंस्टीट्यूट में जब दीक्षांत समारोह है तो यहाँ पर वो मुख्य अतिथि के तौर पर आ रहे हैं। हालांकि इसमें मुख्यमंत्री भी मौजूद होंगे उत्तराखंड के, और प्रदेश अध्यक्ष के समेत तमाम जो यहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं वो भी वहाँ पर मौजूद होंगे। तो ये एक बड़ा पल होगा। उस टाइम पे हो सकता है कि इसके बाद भी कुछ बातचीत हो, कुछ रक्षा के विषयों पर कुछ चर्चा की जा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून के दौरे पर हैं, कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करा दें। छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान जारी है। MBP कॉलेज में हो रहा है मतदान। दोपहर 2 बजे तक वोटिंग होगी। तो कुमाऊं के सबसे बड़े MBP कॉलेज में अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय मुकाबला कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रहा है। मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। ABVP, NSUI और ABVP के बागी प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। और मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हल्द्वानी से। हमारे सहयोगी योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। योगेश, कुमाऊं के सबसे बड़े कॉलेज में आज मतदान अध्यक्ष पद को लेकर देखने के लिए मिल रहा है। छात्र संघ के चुनावों में प्रक्रिया लगातार वोटिंग की जारी है। तस्वीरें वहां पर किस तरह की दिखाई दे रही हैं? कितना उत्साह छात्रों में वोटिंग को लेकर दिखाई दे रहा है? छात्राओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। 9 बजे मतदान शुरू हो गया था, लेकिन पहला घंटा बेहद धीमा रहा। अब जैसे 10 बजे उसके बाद छात्राओं का आना भी बहुत तेजी से जारी है। मैं आपको दिखाऊंगा, सुरक्षा व्यवस्था के भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। और इस बार जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय बना हुआ है, क्योंकि ABVP से प्रत्याशी है, NSUI से, और ABVP की बागी प्रत्याशी जो महिला है रश्मि लंगड़िया अध्यक्ष पद पर, वो कहीं ना कहीं मैदान में है, जिससे मुकाबला बेहद रोचक हो चुका है। छात्र संघ चुनाव MBPG कॉलेज में जब होता है तो बड़े जो राजनीतिक दल है, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, इनकी भी प्रतिष्ठा का सवाल यहाँ पर हमेशा रहता है। जी
योगेश, तस्वीरें दिखाइए, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है और जो तमाम जो छात्र वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं उनका क्या कहना है? चूंकि ये चुनाव जब होते हैं इस तरह से कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इनकी काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है आने वाले समय में, और इस लिहाज से देखा जाए तो कितना महत्वपूर्ण? देखिए, साफ तौर से मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। इस गेट से छात्रों की एंट्री की जा रही है, जबकि तीसरे गेट से छात्राओं की एंट्री की जा रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ मौजूद है। एसपी क्राइम, एसपी सिटी मजिस्ट्रेट लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने की बात कही जा रही है। अभी मतदान प्रक्रिया में कुछ तेजी आई है, जबकि सुबह बेहद धीमी गति से मतदान चल रहा था। अब कुछ छात्रों में उत्साह दिखा है, मतदान होगा। बिल्कुल योगेश, साफ तौर पर काफी ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है। भारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है वोटिंग को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप जैसा कि देख रहे हैं, पूरी पुलिस की टीम पूरी तरीके से यहाँ पे मुस्तैद है और इसमें रात में ही यहाँ धारा 144 की लागू कर दिया गया था और पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बनी हुई है और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो रहा है। यहाँ पर MBPG डिग्री कॉलेज में छात्र संघ चुनाव है, इसके लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। पुलिस और प्रशासन के द्वारा पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाया गया है। 4 से 5 हमारे थानाध्यक्ष स्तर के अधिकारी हैं, 30 सब इंस्पेक्टर हैं और 3 कंपनी 1 प्लाटून PAC को भी अतिरिक्त रूप से तैनात किया गया है। रूट डाइवर्जन किया गया है, भारी वाहनों को इस बीच में नहीं आने दिया जा रहा है। MBPG के सामने ज़्यादा जमावड़ा ना हो, इसके लिए प्रशासन के द्वारा धारा 144 भी लागू कर दी गई है। अभी तक जो व्यवस्था है वो ठीक बनी हुई है, शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। तो वहीं दुनिया में बढ़ते कोरोना के केसेस को देखते हुए देश में भी अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार एक्शन मोड में आ गई हैं, जहां उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी ने सूबे में अलर्ट जारी किया, जिसको लेकर उधम सिंह नगर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। क्योंकि हमारे पास पर्याप्त टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की व्यवस्था मौजूद है और हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और जो कोविड केयर सेंटर्स थे वो हमारे रेडी स्टेज पे। अगर कहीं इस तरह की कोविड वेरिएंट आता है और इन्फेक्शन फैलाता है तो हम लोग इलाज के लिए तैयार हैं। उसके साथ साथ हमने हिदायत भी जारी की है कि लोग डिस्टेंस मेंटेन करें, कम से कम जो 1.5 मीटर का डिस्टेंस है, और उसके साथ साथ संभव हो तो मास्क का भी इस्तेमाल करें। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।